हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम जो स्टडी कर रहे हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा की स्टडी कर रहे हैं, जिसे 4 क्लास में बांटा गया है। एक एम्फीबिया हम पढ़ चुके हैं, दूसरा क्लास है रेप्टिलिया। ठीक है, तो जरा हम देखें, अगर इस टर्म को देखें रेप्टिलिया, तो एक लैटिन के टर्म से डेराइव टर्म है ये, जिसका मतलब होता है रेंगना, क्रीपिंग, ठीक है, या क्रॉलिंग। एक लैटिन का जो टर्म है रेपर, ठीक है, रेप्टिलिया टर्म डेराइव फ्रॉम रेफर, इसी को रेप्टम भी कह देते हैं। ठीक, तो रेपर या रेप्टम का मतलब होता है क्रीपिंग या क्रॉलिंग, क्रॉल करना। यानी जैसे आपने छिपकली देखी होगी, बड़ा आसान सा, तो वो रेंग करके चलती है, तो रेंग करके चलना, इसी को क्रीपिंग कह देते हैं, क्रॉलिंग कह देते हैं। तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं, रेंगने की बात है, क्रीपिंग या क्रॉलिंग की, तो उसके लिए अब हमें इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना होगा। टेट्रापोडा हाई है तो लिम्स होने चाहिए। ठीक, अब इस एनिमल के हैबिटेट की बात करें तो रेप्टिलिया के जो मेंबर्स हैं, जो रेप्टाइल्स, जैसे बोलचाल की भाषा में रेप्टाइल्स कह देते हैं, तो रेप्टाइल्स जनरली टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, पानी में कम पाए जाते हैं। हालांकि कुछ एक एनिमल्स हैं जैसे क्रोकोडाइल वगैरह पानी में रहते हैं। ठीक, टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पेड़ पे भी हो सकते हैं, ठीक है, लैंड पे भी रह सकते हैं, हिडन कंडीशन बरोज वगैरह में भी रह सकते हैं। तो ये कई सारी बातें हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर मेंबर्स के टेरेस्ट्रियल हैं। ठीक है, हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात एवोल्यूशन से लिंक हो रही है हमारी, वो लिंक ये हो रही है कि याद कीजिएगा एम्फीबिया के लिए हमने कहा था एम्फी प्लस बायस, एम्फी माने बोथ और बायस। ठीक है, तो बायस मीन्स लाइफ, यानी जो डुअल लाइफ, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों लाइफ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एवोल्यूशन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कौन सा एनिमल पानी से निकल करके लैंड पे आना शुरू किया, तो आप जवाब दीजिएगा एम्फीबिया। ठीक है, लेकिन रेप्टाइल्स के लिए बात इंपॉर्टेंट है कि ट्रूली टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी वास्तव में लैंड पे रहने का अडेप्टेशन इन्हीं के पास है, एम्फीबिया के पास नहीं है। क्योंकि ना तो उसका अंडा इस लायक होता है, ना उसका रेस्पिरेशन की क्षमता इस लायक होती है। अब हम आते हैं कि इसका ट्रूली टेरेस्ट्रियल लैंड एडेप्टेशन क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ट्रूली लैंड एनिमल, ट्रूली टेरेस्ट्रियल एनिमल पूछा जाए तो आप रेप्टाइल कहिएगा। ठीक है, तो एडाप्टेशन ये है। तो उससे फिर कंपेयर करेंगे एम्फीबिया से। हमने कहा था एम्फीबियंस की लाइफ साइकिल बिना पानी के नहीं चल सकती। ठीक है, यानी उसे लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए पानी के किनारे ज़रूर जाना पड़ेगा, मॉइस्चर उसे ज़रूर चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका अंडा इस लायक नहीं होता है, क्योंकि अंडे के ऊपर एक हार्ड कवरिंग या शेल नहीं पाया जाता है, तो इस अंडे के ऊपर शेल पाया जाता है। चलो, आपको ज़्यादा मेहनत करने के लिए हम नहीं कहेंगे, वो देखा होगा ना ठेले वाला अंडा, मुर्गी वाला अंडा, जो लोग खाते हैं उनके लिए बात थी, बॉयल्ड एग। ठीक है, तो वो जो ठेले वाला होता है, वो अंडा उबालने के बाद उसको आपने देखा होगा ऐसे ऐसे, तो उसका शेल को तोड़ तोड़ करके मुलायम करता है, और उसके बाद छिलता है। कहते हैं ना, जो लोग खाते हैं भाई, कहते थे 4 अंडा छील दीजिए, तो क्या करता है, शेल छील देता है। ठीक है, तो जो उसके ऊपर शेल पाया था वो कैल्केरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, उस शेल का आविष्कार यहीं शुरू हुआ, कहाँ से, रेप्टाइल से। तो पहली बात तो इनके अंडे के चारों तरफ शेल पाया जाएगा, शेल्ड एग होगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन। दूसरी बात भाई, जो लोग नहीं भी खाते हैं उनको अंडा देखने से मुँह में नहीं जाता है, चले जाइएगा किसी ठेले वाले के पास, थोड़ी देर खड़े होकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब वो अंडा छिलता है, तो छिलने के बाद जब उसे काटता है तो देखा होगा उसके अंदर जर्दी होती है, जिसको यॉक कह देते हैं। ठीक, हमारे बायोलॉजिकल लैंग्वेज से यॉक कह देते हैं। ठीक है, और कई सारे लोग होते हैं जो यॉक नहीं खाते हैं, जैसे कि अब आजकल डाइटिंग वगैरह का बड़ा फैशन है, या कुछ मेडिकल रीजन है जो लोग नहीं खाते हैं। उस पार्ट पे हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हम इस पार्ट पे आ रहे हैं कि वो बड़ा हाईली न्यूट्रिशियस है। ठीक है, फैट कंटेंट उससे बहुत ज़्यादा होता है, तो हाईली न्यूट्रिशियस है। अब रही बात, जो योक है उसकी मात्रा इस रेप्टाइल के अंडे में बहुत ज़्यादा होती है। यानी एक बात, अंडे का चाहता शेल है, दूसरी बात योग बहुत ज़्यादा है। मतलब हम आपसे कहलवाना चाह रहे हैं मेगालेसाइथल या पॉलीलेसाइथल। ठीक है, एम्फीबिया का भी जिक्र कर लें जरा सा, कि उसके अंडे में योग बहुत थोड़ा सा था, मतलब था जरूर, इसलिए उसे मीजोलेसाइथल कहा जाता है। लेसाइथम माने योग, मीजो मतलब मिडिल। ये पॉलीलेसाइथल या मेगालेसाइथल है, योग बहुत ज़्यादा हो गया, और शेल पोरस होगा जिससे गैस एक्सचेंज हो सके, तो अंडा आसानी डेवलप हो जाएगा। ये इसके अंडे का एडाप्टेशन। ठीक है, शेल्ड एग। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके स्किन के चारों तरफ, स्किन पर स्केल्स या स्क्यूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, याद कीजिएगा एम्फीबिया का। एक बात बताएं बेटा, कि जब आप कंपैरेटिव पढ़ोगे तब आपको एनिमल किंगडम याद होगा। आपको चारों क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमिलिया जब कंपेयर करके पढ़ोगे मज़ा आ जाएगा। ठीक है,
आप कई लोग तो कह रहे होंगे, कह रहे मज़ा आ जाएगा, क्या कहीं पढ़ने में मज़ा आता? हाँ आता है। जब जिसको समझ में आता है पढ़ाई उसको मज़ा आता है, जिसको समझ नहीं आता उसके लिए सज़ा होता है। ठीक है, चलो टॉपिक पर आओ। अच्छा, तो स्किन के चारों तरफ स्केल्स हैं। एम्फीबिया हम इसलिए याद दिला रहे थे, हमने कहा था कि वहाँ स्किन के चारों तरफ कुछ ग्लैंड्स होती हैं और वो स्किन को मॉइस्ट बनाए रखती हैं। स्किन उसकी स्केललेस है। फिशेस की स्किन पे स्केल था, एम्फीबियंस की स्किन स्केललेस है। ठीक है, मॉइस्ट है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। रेप्टाइल्स की स्किन बिल्कुल ड्राई है, कॉर्निफाइड स्किन है। ठीक है, और इसकी स्किन के चारों तरफ स्केल्स हैं, स्क्यूट्स हैं, जिसको और हार्ड बना देते हैं। हार्ड बना देने से फ़ायदा यह मिला कि उस हार्ड से कठिन परिस्थितियों में स्किन मोटी सी, यानी जैकेट, बिल्कुल एक जैकेट जैसा एक लेयर आ गया। ठीक है, तो अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके जो स्केल्स होते हैं वो एपिडर्मिस से डेराइव होते हैं। ठीक है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जो फिशेस के स्केल हैं वो डर्मल हैं। ठीक है, हम भी बात करेंगे जब हम एक्सोस्केलेटन मैमल्स की बात करेंगे, थोड़ा बहुत बर्ड्स में भी ऐसी बात करेंगे तो हम फिर वहाँ देखेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ एपिडर्मल स्केल्स हैं और वो एपिडर्मल स्केल्स स्किन के ऊपर एक कवर बना लेते हैं। ठीक, तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात फिर बोल रहे हैं कि स्किन इसकी बिल्कुल ड्राई है, स्किन ग्लैंड्स एब्सेंट हैं, याद रहेगा ना। एम्फीबियंस में स्किन ग्लैंड प्रेजेंट है लेकिन रेप्टाइल्स के स्किन ग्लैंड एब्सेंट है। ठीक है, तो अच्छा अब एक बड़ी और कॉमन सी बात है, आप लोगों में से जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा रूरल हो उन्होंने प्रैक्टिकली देखा ही होगा कि सांप गुजरते समय झाड़ी वगैरह में अपनी स्किन को फंसाता है और पूरी एक लेयर उतार देता है। जैसे हमारे शर्ट की आस्तीन है तो इसके नीचे एक नई आस्तीन की एक लेयर बन के तैयार हो जाए, ऊपर वाली लेयर को ऐसे हम हाथ ढीला करें और ऐसे बाहर निकाल दें तो ऐसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, यानी इसका जो स्केल है उसको पूरी स्केल की एक परत स्किन का उतार देता है ये। ठीक है, इस फेनोमेनन को स्लफिंग कह देते हैं। ठीक है, या स्किन कास्ट यानी कास्टिंग कह देते हैं। ठीक है, तो स्लफिंग कह देते हैं स्किन कास्ट को, स्केल्स को पूरी तरह से बॉडी से हटा देना, एक लेयर के फॉर्म में, शीट के फॉर्म में रिमूव कर देना उसको। और जो हमने कहा ही ना जिनका रूरल बैकग्राउंड हो उनको टच होगा। अच्छा ठीक है, उस सांप का केचुल कहते हैं, अगर भाई आप जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। बाकी स्किन का एक लेयर हटा दिया गया, सांप में बड़ा कॉमन है, वैसे कुछ लिजर्ड्स वगैरह में भी ऐसा कॉमन है। ठीक है, तो ये स्केल की बात हो गई, स्किन की बात हो गई। स्किन की वजह से इनका लैंड अडाप्टेशन की बात आई। अब जब लैंड अडाप्टेशन की बात आई तो ये चूँकि कोल्ड ब्लडेड है, जैसे एम्फीबियम कहा था वो भी कोल्ड ब्लडेड है, उसके लिए भी कहा था एस्टिवेशन हाइबरनेशन, यहाँ भी एस्टिवेशन हाइबरनेशन। अरे भाई देखा होगा ना कि जो छिपकली है वो आपको बिल्कुल दिसंबर जनवरी खूब कड़ाके की जब ठंड होती है तब नहीं दिखेगी। बिल्कुल जून का महीना जो गर्मी का होता है उस समय आपको छिपकली नहीं दिखेगी। रीज़न कि वो ऐसी कंडीशन में एस्टिवेशन में चली जाती है, जाड़े के दिन में हाइबरनेशन चली जाती है। तो विंटर स्लीप, समर स्लीप हमने वहाँ भी कहा था, यहाँ भी दोहरा दे रहे हैं। ठीक, अब कुछ और फिजियोलॉजी पे आते हैं। फिजियोलॉजी पे आते हैं कि एम्फीबिया से मैच करा के पहले हम फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं आपको। जो एम्फीबिया में था भी वो यहाँ है। ठीक है, वहाँ भी क्लोएका था, यहाँ भी क्लोएका है। ठीक, लेकिन अब याद करो एम्फीबिया के लिए आपने कहा था कि पानी किनारे रहेगा तो पानी मिलेगा ना, ये तो बिल्कुल ट्रूली लैंड एनिमल है, ट्रूली टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, तो पानी की बचत करना इन्हें, पानी की बचत करना है तो इन्होंने तरीका एक अख्तियार ये किया, बोर्ड पर चलो थोड़ा वर्क कर लें। देखो एक लंबी सी कैनाल बन गई जिस कैनाल को कहते हैं क्लोएकल कैनाल, और इसका जो अपर्चर बॉडी से बाहर ये हो गया क्लोएका। ठीक है, ये अपर्चर क्लोएका हो गया, क्लोएकल कैनाल हो गई। समझो थोड़ा, ये कैनाल हो गई क्लोएकल कैनाल, ये अपर्चर क्लोएका हो गया। अब आपको हम याद दिलाना चाहते हैं एम्फीबिया में ही एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ वहाँ, ठीक है, कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनिटल ट्रैक्ट तीनों कॉमन पोर्ट से ओपन हो, दिस इज बाहर खुलें, दिस इज क्लोएका। ठीक है, तो यहाँ तीनों इसी कैनाल में खुलते हैं। पहले इस कैनाल को क्लोएकल कैनाल कह देते हैं, तो थोड़ी लंबी होती है। और अब चूँकि सोचिए कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो जाहिर सी बात है फीसेज आया, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब उससे यूरिन आया, और जेनिटल ट्रैक्ट मतलब उससे गैमीट्स आए। तो इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एयर ऑब्जर्व कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके सहारे पानी बाहर चला जाएगा। तो पानी की बचत करना है, यानी वाटर कंजर्वेशन का एक बढ़िया तरीका इसके पास हो गया। इसलिए इसकी क्लोएकल कैनाल खूब लंबी होती है,
क्लोएका नाम के अपर्चर से बॉडी से बाहर खुलती है। वो क्लोएकल कैनाल को हम फिर 3 हिस्से में बांट भी देते हैं। एक हिस्से में ये यूरिन रिसीव करता है, दूसरे हिस्से में फीसस को रिसीव करता है, तीसरे हिस्से में जेनिटल सिक्रेशन को रिसीव करता है और क्लोएका अपर्चर से बाहर खुल जाता है। तो वहाँ पर बेहतर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। हम टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करते हैं, काप्रोडियम, यूरोडियम, ठीक है, प्रोक्टोडियम, ये सब टर्मिनोलॉजी अपना ही काम का है, इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। बेटा बस इतना ध्यान रखना कि क्लोएकल कैनाल को लंबा बनाना इसका इंपॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है, ठीक है। अब ईयर को टिम्पैनम से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने एम्फीबियम कहा था कि हमारा ये वाला हिस्सा सब गायब होगा, टिम्पैनम होगा, यानी बैलेंसिंग, हियरिंग दोनों काम यहाँ हो जाएगा, ठीक। हार्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हार्ट इसका 3 चैम्बर्ड, कुछ एक एनिमल है जैसे 4 चैम्बर्ड। हाँ, एक बात और बता दें आपको, एनसीईआरटी में तो नहीं है, कई सारे रेफरेंस बुक वाले भी ऐसी छोटी मोटी गलती करते हैं, उसमें आप कंफ्यूज कर जाते हैं। कहीं कहीं लिखा मिलता 3.5 चैम्बर। यार ये कौन सी बेवकूफ़ी है? 3 चैम्बर कहो या 4 चैम्बर कहो, ठीक। रीज़न इसका ये है, थोड़ा बोर्ड खाली करें तो बताते हैं आपको, समझो। हार्ट वाला मसला, हालांकि जब हमने सर्कुलेशन पढ़ाया था तब भी ये बात वहाँ उठाया था। देखो बहुत अच्छा नहीं बना पाए हैं जल्दी में। ये 2 एट्रियम हो गए, एक वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। तो दरअसल जो रेप्टाइल्स का वेंट्रिकल होता है, सही बात है, कुछ लोग जो गाइड वाइड वाले कहते हैं, बहुत गलत नहीं कहते हैं, लेकिन हम उसे नहीं मानते, एनसीईआरटी नहीं मानती है, इसलिए हम भी नहीं मानते। जो वेंट्रिकल वाला चैम्बर है वो थोड़ा सा डिवाइडेड होता है। जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हो उस कमरे में बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाओ 4 फीट की, 3 फीट की, तो क्या आप उसे 2 कमरा कहने लगोगे? कभी नहीं कहोगे, तो एक ही कमरा। जैसे होता ना केबिन वेबिन इतना ऊंचा, 4 फीट 5 फीट ऊंचा, बस ऐसे समझ लो कि वेंट्रिकल पार्टली डिवाइडेड है, तो इसको 2 वेंट्रिकल नहीं कहोगे, और ना इसको क्या नाम है, 2 वेंट्रिकल ना कहोगे, ना 1.5 कहोगे, है 1 वेंट्रिकल ये, ठीक। तो ये कंडीशन होती है रेप्टाइल्स के केस में। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। कुछ एनिमल हैं जैसे कि क्रोकोडाइल है, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इस पूरा बढ़ गया। तो हार्ट 3 चैम्बर का या 4 चैम्बर का, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात, रेस्पिरेशन की बात आई, अब सिर्फ लंग होगा, चूँकि टेरेस्ट्रियल है इसलिए रेस्पिरेशन लंग से होगा प्योरली। बाकी सब चीज़ हटा दिया हमने, जो एम्फीबियम कहा था रेस्पिरेशन लंग से होगा, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होंगे, सेक्स से सेपरेट हैं। हाँ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। अब क्लोएका है तो क्लोएकल कॉन्टैक्ट से होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन ठीक। अंडे शरीर से बाहर आएंगे, ओविपेरस। डेवलपमेंट की बात है तो लार्वा नहीं पाया जाता है, मतलब डायरेक्ट होगा डेवलपमेंट, ठीक है। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजी थी। अब हम थोड़ा सा इसका 1-2 एग्जाम्पल ब्रीफ कर दें, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल्स पर अगर हम आते हैं तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है चिलोन, पहले हमने एनसीईआरटी वाला लिया है, ठीक है। चिलोन, इसी को टर्टल कह देते हैं। ध्यान रखिएगा ये प्योरली मेरीन एनिमल है, मेरीन वाटर में पाया जाता है, और बड़े अच्छी तरह से इसके जो लिम्स होते हैं उनके बीच मेम्ब्रेन आती है, पडल जैसा हो जाता है, और पडल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इससे स्विमिंग बड़े अच्छे से कर लेता है, ठीक है। तो पडल जैसा स्ट्रक्चर बन गया, लिम्स के जो लिम्स हैं उंगलियों के बीच। या हाँ, एक बात और याद दिला दें, इसके 4 लिम्ब, हैंड लिम्ब में दोनों में 5-5 उंगली, मतलब पेंटाडक्टाइल है, ठीक है। अच्छा, जबकि एम्फीबिया में 4 लिम्ब टेट्राडक्टाइल है और हैंड लिम्ब पेंटाडक्टाइल है। टेट्रा माने 4, तो डक्टाइल मीन्स उंगली। तो एम्फीबियंस के 4 लिम्ब में 4 उंगली, हैंड लिम्ब में 5 उंगली। रेप्टाइल के 4 लिम्ब, हैंड लिम्ब दोनों 5 उंगली, उंगलियों के बीच एक मेम्ब्रेन आ गई, जैसे बतख वगैरह देखा होगा, बड़ा कॉमन है, ठीक है। तो उसके ऐसे उंगलियों के बीच ये ऐसे डिजिट्स होती हैं, बीच में मेम्ब्रेन स्विमिंग के लिए, पतवार जैसा, ठीक है। तो बड़ी अच्छी स्विमिंग करता है, ये खास बात है। और इसके पास टीथ और यूरिनरी ब्लैडर दोनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं, टर्टल, ठीक है। अब हमने एक काम किया, ज़बरदस्ती काम किया, हालांकि हमें नहीं करना चाहिए था, हमने नाम ज़बरदस्ती लिख दिया टार्टोएस। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में यही भर नाम है बेटा, इसलिए लिख दिया क्योंकि आप समुद्र के किनारे तो कछुआ देखने नहीं गए हो। अरे भाई, जो अब इस समय तो अभी जो लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा था, नदियों का पानी बड़ा साफ़ हो गया था, पुल पे खड़े हुए तो नदी के अंदर कछुआ दिखता था। गोमती में थोड़ा कम है, गंगा नदी में बहुत कछुए पाए जाते हैं, तो आप यही समझ लोगे चिलोन? नहीं,
इसके लिए तो कहा ना मेरीन वाटर। जो फ्रेश वाटर वाला कछुआ है, ठीक है, उससे टार्टोइस से टेस्टूडो कह देते हैं, ठीक है। वेराइटीज़ इसकी और बहुत सारी हैं, लेकिन ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमने नाम लिया बेटा। ये फ्रेश वाटर वाला है, ठीक है, ये मेरीन वाटर वाला है। भाई आपने गंगा नदी गोमती नदी में देखा तो फ्रेश वाटर में देखा ना, ठीक है। जू में आपने देखा तो फ्रेश वाटर वाला देखा ना, ठीक है। तो ये टेस्टूडो है और ये उतना अच्छा स्विमिंग नहीं कर पाता, इसको आपने रेंगते हुए देखा होगा जू में, ठीक है। जाइए तो बाड़े किनारे वहाँ जो बाड़ा बना है जिसका कछुआ वाला, वहाँ के बैठा रहता है, लड़के उसको छेड़ते वगैरह हैं तो फिर पानी में भाग जाता है। बड़ा इंटेलिजेंस होता है इसकी तुलना में। ये कार्निवोरस होता है, ये हर्बीवोरस होता है, कई सारे डिफरेंसेस हैं, उस पर हमें ज़्यादा नहीं जाना बेटा, इसलिए बता दिया क्योंकि इससे आप कन्फ्यूज कर जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्रोकोडाइलस। क्रोकोडाइल बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसके पास कई सारे मैमेलियन कैरेक्टर हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल के पास जैसे इसके पास डायाफ्राम पाया जाता है, याद करो, एक पार्टीशन जो थोरेसिक और एब्डोमिनल इन दोनों चेंबर को अलग करता है, डायाफ्राम पाया जाता है, ठीक है। इवन थीकोडान डेंटिशन, कहा था ना कि दांत सॉकेट के अंदर हो तो थीकोडान डेंटिशन पाया जाता है, ठीक है। कार्निवोरस होता है, ठीक, मगरमच्छ इसी कहते हैं, मगरमच्छ मछली नहीं है, रेप्टाइल है, कार्निवोरस होता है। और बता दें, रेप्टाइल तो कोल्ड ब्लडेड लेकिन ये वार्म ब्लडेड होता है, ठीक। तो एक एग्जांपल एनसीईआरटी में और लिखा हुआ है एलिगेटर, ठीक है। फोटो तो सिक बनी है, अभी हम फिगर डिस्प्ले कर रहे हैं, थोड़ा अभी बोर्ड भी खाली करना पड़ेगा हमें। तो इस क्रोकोडाइलस को क्रोकोडाइल कह देते हैं। इसके अलावा एलिगेटर है, इसको एलिगेटर ही कहते हैं, कोई और नाम नहीं है। ग्रेविलिस इसे घड़ियाल कहते हैं, ठीक है। आप एक मामले में खुशनसीब हैं, खुशनसीब इसलिए हैं क्योंकि लखनऊ का जो कुकरेल का पिकनिक स्पॉट है, अगर आप न गए हो तो जाइएगा, ठीक है। अब खुल गया हो, अभी तो लॉकडाउन टाइम में सब कुछ बंद था, पार्क वगैरह, तो जब खुलेगा चले जाइएगा। जो लोग गए उन्होंने देखा होगा कि वहाँ ये तीनों प्रजातियाँ हैं, अलग अलग कुएँ बने, वहाँ तीनों हैं। और जो पिकनिक स्पॉट है ये इसका ब्रीडिंग सेंटर भी है, इसको ब्रीड कराया जाता है यहाँ, ब्रीड करा करके इसके बच्चे जो तैयार होते हैं उसको नदियों में छोड़ा जाता है, सब पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप खुशनसीब हैं कि यहाँ इसको आपके इसकी बिल्कुल बच्चे भी देखने को मिलेंगे, बड़े एनिमल भी देखने को मिलेंगे, आप अगर वहाँ कभी गए हो तो, ठीक है। तो 3 ही होते ही हैं, 2 लिखा था तो एक हमने और लिख दिया, हमने कहा बात ही खत्म हो जाए। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ग्रेविलिस, ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होता है, टूट पड़ता है, आदमी को देखता है, शिकार देखता है, ठीक है। ये उससे कम अग्रेसिव होता है। एक ग्रेविलिस घड़ियाल कहते हैं, नहीं घड़ियाल, ठीक है, यानी बिल्कुल आराम से बैठा रहे, तो ये सबसे कम एग्रेसिव होता है। और गंगा नदी में, यमुना नदी में खूब ज़्यादा पाया जाता है। जैसे ग्रेविलिस गंगेटिकस बड़ी कॉमन सी प्रजाति है इसकी जो पाई जाती है, हालांकि अब इसकी संख्या कम होती जा रही है, वाइल्ड लाइफ वाले इसके लिए बड़े परेशान हैं, ठीक। तो बेटा कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें लिजर्ड और स्नेक की बात करनी है। हम एक काम करते हैं, एनसीईआरटी का फिगर डिस्प्ले कर देते हैं और थोड़ा सा बोर्ड खाली कर लेते हैं और फिर बाकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने एनसीईआरटी का फिगर देख लिया, तो एनसीईआरटी किताब में कुल 4 डायग्राम बना है, ठीक है। उसमें 2 डायग्राम ऑलरेडी आप पढ़ चुके। एक डायग्राम उसमें कैमेलियन का है, जिसे हम यहाँ पर ट्री लेजर्ड के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। दूसरा डायग्राम उस क्रोकोडाइल का है जो अभी आपने पढ़ा, चिलोन का है जो अभी आपने पढ़ा, तीसरा नाजा है, यानी एक लिजर्ड और एक स्नेक है, ठीक है। तो दरअसल एनसीईआरटी किताब में भी एक जगह नाम आया था ना कि लिजर्ड्स एंड स्नेक। तो सांप, जहाँ तक सांप का सवाल उठता है, जैसा कि आप जानते होंगे कि सांप में 4 लिम्स, हैंड लिम्स यानी गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, यह सब एब्सेंट होता है। तो रिंग करके यानी बॉडी की जो मसल्स होती हैं, स्किल्स होती है, उसकी मदद से वो रिंग के चलता है, ठीक है। उसे स्नेक कह देते हैं। लिजर्ड में 4 लिम्ब, हैंड लिम्ब मौजूद होते हैं, उसके सहारे वो चलता है, ठीक है। तो ये 2 बड़े ग्रुप हैं, एक लिजर्ड, दूसरा स्नेक। और एक बात हम आपको याद दिलाएं कि जहाँ तक रेप्टाइल्स का सवाल उठता है, रेप्टाइल में लिजर्ड और स्नेक यही धरती बचे हैं। बाकी जितने रेप्टाइल्स इवाल्व हुए इस धरती पर, उसमें से बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्योंकि हमारा टेक्सोनॉमी का नियम यह है कि हम एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उस पर हम आपका ध्यान नहीं ले जा रहे हैं। एनसीईआरटी में कुछ ऐसी बात नहीं लिखी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने बताया, एवोल्यूशन के लिए हमने बताया कि रेप्टाइल बड़ी संख्या में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फॉसिल रिकॉर्ड हमको रेप्टाइल के बड़ी संख्या में मिले हैं। अच्छा, तो खैर हम एग्जाम्पल पर आते हैं अपनी बात पर रहते हुए। तो हमने लिजर्ड और स्नेक को लिया है।
ये बेटा लेजर्ड्स की जहाँ तक बात है तो लेजर्ड्स में हमने 3 नाम लिखा है जो एनसीईआरटी में था। ये एनसीईआरटी किताब को में एक फिगर बना है, कैमेलियन कह देते हैं, इसी को ट्री लेजर्ड कह देते हैं, पेड़ पे पाया जाता है, ठीक है, और मेटाक्रोसेस शो करता है, ठीक है। साथ ही साथ इसका पास प्रीहेंसाइल टेल इसकी घूमी होती है, फोटो देखिए एनसीईआरटी वाला, ठीक है। अच्छा, जबान इसकी स्टिकी होती है, यानी देखिए उसकी जो एनसीईआरटी किताब में फ़ोटो है उस पर बड़ी सी ऐसे जबान बाहर निकली दिखाई गई है, उसे कीड़े से पकड़ता है, स्टिकी होती है, बाइफिड होती है, साथ ही साथ टेल घूमी हुई दिखाई गई है, पेड़ बैठा हुआ और टेल इसकी घूमी हुई है, ठीक है। ये खास बात है इसकी। कैलोटस इसे गार्डन लेजर्ड कह देते हैं, ठीक है, गार्डन लेजर्ड कह देते हैं। ये भी जैसा कि ट्री और गार्डन दोनों अलग बात तो है नहीं, दोनों पेड़ पे हैं, ठीक है। तो थोड़ा अंतर ये है, इसका फोटो नहीं एनसीईआरटी में है, इसका सिर बिल्कुल लाल रंग का होता है, यानी आधा सिर वाला हिस्सा बिल्कुल लाल रंग का होता है, और सही मायने में गिरगिट यही है। वैसे तो मेटाक्रोसिस इसके लिए भी है, तो बिल्कुल जब ये गुस्से में होता है तो बिल्कुल इसका चेहरा और उसका सिर का आधा हिस्सा बिल्कुल लाल लाल हो जाता है, ठीक है। यही है वर्सिकोलर इसे कह देते हैं, ठीक, यानी इस कलर चेंज करता है। हेमीडैक्टाइलस आप जानते ही हैं, इससे वॉल लेजर्ड कह देते हैं। आपके घर में रहती है इसलिए हाउस लेजर्ड कह देते हैं। देखा होगा कि बारिश के दिनों में छलांग लगाती है, वो कीड़ा पकड़ के खा लेती है, मतलब एंटोमोफेगस है। अच्छा, और कभी आपने छिपकली अगर मारी हो तो देखा होगा कि डंडा आपका जो है वो छिपकली के अगल बगल कहीं लगा, पर तब तक उसकी पूँछ कट के अलग हो गई। आप डर गए कि हमने डंडा मारा, इस छिपकली की पूँछ कट गई, नहीं, वो अपनी पूँछ को खुद तोड़ के अलग कर देती है। अपने बॉडी पार्ट को खुद तोड़ के अलग कर देना, इस फेनोमेनन को हम ऑटोटोमी कह देते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। वही छिपकली आपको घर में घूमते टहलते दिखती है, वो पूँछ फिर बन जाती है, तो मतलब इसमें रीजनरेशन का पावर है, ठीक है। और सुनिएगा, छिपकली जहरीली नहीं होती है। कई लोग डरते हैं ना, छिपकली आ रही है, छिपकली आ गई, कहीं बाथरूम में छिपकली दिख गई तो पता लगा कि भाई ऐसे बाहर भाग आए बाथरूम में से, ठीक है, डर करके चिल्लाते हुए मम्मी आओ पापा आओ। छिपकली जहरीली नहीं होती है, ठीक है। हाँ, छिपकली के बॉडी पर जो स्केल्स होते हैं, याद करो रेप्टाइल के बॉडी पर स्केल स्क्यूट्स हमने कहा था ना, तो उसके नीचे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया ग्रो कर जाती है, दैट इज़ क्लास्ट्रोडियम बोटुलिज्म, जो फूड पॉइजनिंग की बैक्टीरिया है। यानी आपने पता लगा कि दूध ठंडा करने के लिए अलमारी के अंदर रख दिया, रैक के अंदर रख दिया, ठीक है, या आपने डाइनिंग टेबल पर रख दिया, छत पे छिपकली जा रही थी दौड़ती हुई, वहाँ से फिसली सीधे भगोने में गिर गई, और दूध उठा के आपने फ्रिज में रख दिया तो दूध जहरीला हो गया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया उसमें उभर रही है, ठीक है। तो छिपकली के स्किन पर फूड पॉइजनिंग काज करने वाली बैक्टीरिया चूँकि पाई जाती, इसलिए वो जहरीला हो गया। छिपकली के पास कोई पॉइजन ग्लैंड नहीं है, जहरीली नहीं होती है, ठीक है। तो 3 ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में थे। अब इतना हम अगर कह चुके हैं तो जहरीली की बात इतनी देर से कर रहे हैं तो एक नाम और सुन लीजिए, हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं है बेटा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हीलोडर्मा, इसे गिला मॉन्स्टर कह देते हैं। ये अकेला पॉइजनस लेजर्ड, ओनली पॉइजनस लेजर्ड है, और कोई लेजर्ड पॉइजनस नहीं होता, हीलोडर्मा है, इसे गिला मॉन्स्टर कह देते हैं, ठीक है। तो हम लिख नहीं रहे कहीं बोर्ड पर हमने कोशिश किया है कि सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम आते हैं, यानी लेजर्ड्स हो गए, इसको सौरिया कह देते हैं। अब आते हैं स्नेक पर, सांप इसे सरपेंट्स कह देते हैं, ऑफिड्स कह देते हैं, ऐसा नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि कई सारी खास बात है, ठीक। पहली खास बात तो यही है कि आप कई लोग सांप बैठ के वहाँ सांप देखा तो सांप बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल रहा था, सांप बोलता नहीं है, वो नाक के सहारे, ठीक है। जैसे नाक से कुछ लोग गाना वाना गाते हैं ना, तो वैसे नाक से आवाज़ निकालता है, यानी वोकल कार्ड्स नहीं पाए जाते। जैसे आपके पास वोकल कार्ड है ना बोलने के लिए, तो ऐसे इसके पास वोकल कार्ड नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको याद कीजिएगा कि एम्फीबिया में कहा था ना, थर्ड आइलेट निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, वो भी यहाँ एब्सेंट होता है। कई सारी चीज़ें इसमें एब्सेंट है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर इसमें एब्सेंट होता है। और सुन लीजिए, सांप सुनता भी नहीं है। कई लोग परेशान होते हैं ना कि सांप दिखा और हम बोलेंगे तो हमारी आवाज़ सुन लेगा तो भाग जाएगा, नहीं। जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो जैसे छत पे आप चल के देखिए तो थोड़ा वाइब्रेशन टाइल वगैरह में आपको महसूस होगा, ठीक है। तो ज़मीन में वाइब्रेशन होता है, ठीक है, अर्थ में वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन को रिसीव करने के लिए इसके स्किन पर इसके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और वो इसके न्यूरल सिस्टम के थ्रू इसके ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है, तो जान जाता है यहाँ आसपास हमारा कोई एनिमी है। यानी अगर आपको कहीं सांप दिखे तो आप वहाँ मूवमेंट बंद कर दीजिए तो ठीक है, आपके बोलने से सांप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा,
तो सांप की कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हम आते हैं कि सांप, और एनसीईआरटी वाले ने लिखा है साफ साफ पॉइजनस स्नेक, तो सांप यानी जहरीला। ठीक, तो जो सांप का पॉइजन होता है उसे टेक्निकली हम वेनम कहते हैं। बेटा अच्छे से याद रखना, जब एनसीईआरटी सेकंड बुक में बात कर रहे होंगे एंटी वेनम की हम बात करेंगे, तो यहाँ हम हट नहीं रहे हैं, वेनम के, सांप के जहर को क्या बोलेंगे, वेनम। ठीक है, क्योंकि वहाँ एंटी वेनम हमें पढ़ना है, तो याद रखिएगा। वेनम जो है वो सही माने में स्पेशलाइज कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, उसका सेक्रीशन है। ठीक है, जनरली पैराटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन हो जाता है, याद करिएगा। आपकी पैराटिड ग्लैंड यही है ना, तो ये पैराटिड ग्लैंड ही तो एंजाइम बनाती है सलाइवा वाला। वहाँ कुछ स्पेशलाइज ऐसे एंजाइम बना देती है जो हमारी बॉडी के न्यूरल सिस्टम पर हार्म करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम बना देती है जो हमारी आरबीसीज के मेम्ब्रेन को हार्म करते हैं, बस वही जहर हो गया। ठीक है, तो वेनम क्या है, तो पैराटिड ग्लैंड का सिक्रीशन है जिससे हम स्नेक का पॉइजन कह देते हैं। अच्छा, अब सवाल उठा वो पॉइजन निकले कैसे। जैसे आपने तो सलाइवा रिलीज किया ना, तो हमने कहा था कि पैराटिड ग्लैंड यहीं खुलती है, याद करो, स्टेनसन डक्ट नाम याद आया, यहीं खुलती है अपर जापर। ठीक है, तो दरअसल हमारे जो दांत हैं, हमारे दांतों का आपने नाम दिया हुआ, आपने इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर दांत नाम दिया ना, तो वहाँ ऐसा नाम नहीं होता है। वहाँ जिस हड्डी पे दांत वही नाम। सोचो, ये हड्डी, ये देखो ध्यान से, हमें मैक्सिलाई तो है। ठीक है, तो मैक्सिला हड्डी पर ऐसे दो बड़े बड़े दांत होते हैं, ये ऐसे देखो ये। ठीक, तो ऐसे दो बड़े बड़े दांत होते हैं और दांत ऐसे घूमे हुए होते हैं। थोड़ा हम बोर्ड वर्क करें, शायद आपको और अच्छा समझ आ जाए। वैसे बोर्ड वर्क से अच्छा हमारे आप चेहरे ज़्यादा अच्छा समझ लेंगे। ऐसे ऐसे घुमा हुआ कर्व, एक दांत इधर से एक दांत इधर से। ठीक है, और हालो होते हैं वो, और उसी के अंदर ये पॉइजन वाली ग्लैंड इसकी अटैच होती है। बस सांप ऐसे जब काटता है तो ऐसे उसको फैंग कह देते हैं, पॉइजन वाले जो दांत उसे फैंग कह देते हैं, और यहीं जहर रिलीज कर देता है। यानी जब सांप ने काटा तो यहीं जहर रिलीज हो गया, यानी सांप का पॉइजन टीथ फैंग कहलाएगा, पॉइजन ग्लैंड पैराटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन, पॉइजन का नाम वेनम। बस इतनी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल जो है उसमें एक नाम आया है एनसीईआरटी में, नाजा, इसे कोबरा कह देते हैं। ठीक है, बड़ी कॉमन स्पेसीज है, इंडियन स्पेसीज है, नाजा नाम है। ठीक है, इसे किंग कोबरा कह देते हैं। ठीक है, किंग कोबरा कह देते हैं, और इसको हमारे इंडियन लिटरेचर में नाग के नाम से पुकारा था, नाग। ठीक है, तो ये दरअसल नाजा की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो अब वैसे सांप नेस्ट नहीं बनाता है, तो नाजा की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो 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 अपना नेस्ट बनाती हैं, और नेस्ट बना कर को ही अंडे रख देती हैं, और अंडे को कॉयल करके ऐसे वहीं बैठे रहते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, कोई जानवर उसको अटैक न कर दे, उसका अंडे को चारों तरफ वो घेर के बैठे रहती है। तो नाजा की कुछ खास बात है। पंगारस से करेट कह देते हैं। ठीक है, जिन लोगों का रूरल टच हो जानते होंगे। ठीक, तो ये दोनों सांप नॉकटर्नल हैं, ये भी नॉकटर्नल, इसके लिए हमने स्पेशली लिखा नॉकटर्नल है। और जो लोग गाँव से जुड़े हों, गांव में इस समय बारिश का टाइम है। ठीक है, सांप वाप वहाँ निकलता है, या ऐसे लोग जिनका घर थोड़ा सा लखनऊ के इंटीरियर साइड पर हो, जहाँ आसपास कहीं खेत वगैरह ज़्यादा है, तो चूँकि पानी भर जाता है खेतों में, तो इस समय घरों में सांप दिखने आते हैं। तो रात में ये दिखता है ये। ठीक है, और एक मिलता है तो इसी के आसपास दूसरा ही मिलता है, क्योंकि पेड़ में रहता है जोड़ा। ठीक है, यानी मेल फीमेल हमेशा साथ साथ टहलते घूमते हैं। ठीक है, तो पेड़ है और बड़ा पॉइजनस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों का पॉइजन जो है वो न्यूरोटॉक्सिक है। इन दोनों का पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक है, नाम ही बता रहा है, न्यूरो प्लस टॉक्सिक, यानी हमारे न्यूरल सिस्टम पर अटैक करता है ये। ठीक है, न्यूरल सिस्टम पर अटैक करता है, वो स्पेशली रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करता है। यानी अगर इस वाले सांप ने काटा तो जो जहर आया वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कर देगा, और तुरंत उसके सांस रुकने लगेगी, सांस टूटने लगेगी, वो आदमी मूर्छित होकर गिर जाता है, ब्रेन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यानी ब्रेन का हमारा वो स्ट्रक्चर या वो सेंटर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है, याद करो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, क्या बताएं आप, बहुत हटना नहीं चाहते बेटा, तो उस पर अटैक कर देता है, आदमी सांस ठीक से नहीं ले पाता, उसकी मौत हो जाती है जब तक अस्पताल पहुंचाया जाए। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल एक है एनसीईआरटी में, 3 ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, वाइपर। ठीक है, वाइपर दरअसल एक पिटलेस वाइपर है।
कई बार इस तरह का क्वेश्चन रहा है, इसलिए हम छोड़ नहीं पाए हैं। तो ये पिटलेस वाइपर है और ये विविपेरस से ध्यान रखिएगा, जो वाइपर एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। इसका पॉइजन हीमोटॉक्सिक है। इसका जो पॉइजन होता है वो आरबीसी की मेम्ब्रेन को डिजॉल्व कर देता है, आरबीसी की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और आरबीसी की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, बस आरबीसी एक दूसरे चिपक जाती हैं। याद करो, पढ़ा था ऐसे, ये राउलेव फेनोमेनन याद है ना, चिपक जाती हैं, ढेर सिक्के का बन गया और सब कैपिलरीज के अंदर ये इस तरह का आरबीसी चिपक करके उससे ब्लॉक कर देती हैं, और ऐसी कंडीशन में कई सारी कैपिलरीज रप्चर कर जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और शरीर नीला पड़ जाता है, मौत हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमने इसे पिटलेस वाइपर कहा, क्योंकि एक नाम और है पिट वाइपर, ठीक है, एंसेस्ट्रोडांट कह देते हैं, ठीक है। ये पिट वाइपर है और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसका जो नॉस्ट्रिल होता है और आई होता है उसके बीच एक स्पॉट होता है, इसे लोरियल पिट कह देते हैं, ठीक है। टेक्निकली ये थर्मो रिसेप्टर है, टेम्परेचर के स्टिमुलस को रिसीव करने वाला। तो अगर ये है तो पिट वाइपर, नहीं है तो पिटलेस वाइपर। बाय द वे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो है वो पिटलेस वाइपर है, ठीक है। अब इतना कहा, एक दो नाम ना बोलते तो बड़ा नाइंसाफ़ी होता, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, हम बार बार मना करते हैं। एग्जाम्पल सिर्फ आप एनसीईआरटी का याद रखिए, लेकिन बेटा जो गाइड बुक के क्वेश्चन है बहुत डिस्टर्ब आपको करते हैं, इसलिए एक दो नाम हमने और लिख दिया है। फिलहाल आप को हम साफ साफ कह रहे हैं कि इस पर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा। हाइड्रोफिश सी स्नेक है, ठीक है, और सांप ये समुद्र में रह रहा है तो तैरेगा, तैरने के लिए इसकी टेल लिटरली कंप्रेस होती है, फिश जैसा फिन होता है ऐसे कंप्रेस हो जाती है, पानी ढकेलता है इससे, तो ये भी न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन वाला, ठीक है। हाँ, आपको ध्यान क्या रखना है, नाजा बंगारस न्यूरोटॉक्सिक, वाइपर हीमोटॉक्सिक, बस। इरिक्स डबल हेडेड स्नेक सुना होगा ना कि दो मुँहा सांप है, कहावत लोग कह देते हैं बिल्कुल दो मुँहा सांप, तो भैया दो मुँह नहीं होता है, वो हो भी नहीं सकता, ठीक है। दरअसल इसकी टेल बिल्कुल फ्लैट होती है और लिटरली कंप्रेस हो जाती है, लगता है कि बिल्कुल हेड, बिल्कुल टेल इतनी फ्लैट हो जाती है, ऐसा हो जाता है कि हेड जैसा लगता है, इसलिए इसे डबल हेडेड स्नेक कह देते हैं। पाइथन एक है, अजगर नाम सुना होगा, ठीक है, सबसे बड़ा सांप यही है, लार्जेस्ट स्नेक, ठीक है। और ये अपनी पूंछ, शिकार को अपने पूंछ में लपेट के पटक देता है, वो मर जाता है और उसके बाद उसे निगल जाता है, ठीक है। तो अजगर कैसे कह देते हैं, 10 मीटर से ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, 10 मीटर से अधिक इसकी लंबाई है और इंडिया में पाया भी जाता है, तो पाइथन ये हो गया। तो ये कुछ सांप थे जो ये कंप्लीट हुआ। हाँ, एक बात ये भी है कि जो नाजा है, इसका जो पॉइज़न है न्यूरोटॉक्सिक वाला, इसकी आज के डेट में मेडिसिनल इंपॉर्टेंट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हुई है, जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो रेप्टाइल कंप्लीट हुआ, इतना रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बर्ड्स का। थैंक यू।